आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। हमारी जनप्रिय नेता हमारे बीच उपस्थित हैं। ये डलमऊ का तूफान है, ये डलमऊ की उर्वर भूमि है। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डलमऊ की ओर से अपनी नेता का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले वीरेंद्र यादव जी और हमारे विनोद निषाद जी, आप जहां हैं कृपया आगे आ जाएं। मैं वीरेंद्र यादव जी से, अपने विधानसभा प्रभारी से, पूर्व प्रत्याशी, आप लोग आवाज न करें, शांत रहें। मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग आए और माल्यार्पण करके, वीरेंद्र यादव जी विधानसभा प्रभारी जी सामूहिक रूप से आए माल्यार्पण के लिए। भाई वीरेंद्र यादव जी, आप जहां कहीं भी हों, बहुत ही पूर्व विधायक हमारे इसी स्वागत के क्रम में एक छोटी बेटी है आद्या सिंह, वो बुके भेंट करके हम सबकी नेता प्रियंका गांधी जी का सम्मान करना चाहती है। बेटी आद्या सिंह, आप आ जाओ, शक्ति स्वरूपा हैं आप आइए, मंच के निकट आइए, ये पहले से परमिटेड है। हमारी नेता, आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ। आद्या सिंह बुके भेंट करके इसी क्रम में आशीष सिंह जी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, वो मोमेंटो भेंट करना चाहते हैं। राहुल जी की यात्रा में हम लोग बागपत में थे, ये स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट नहीं कर पाए थे, तो मैं चाहता हूं कि वो स्मृति चिन्ह भेंट करके आशीष सिंह जी संभाषण प्रारंभ करें। ठीक है भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप सब यहाँ आए हो और इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी हो रही है आज, आप फिर भी इंतजार कर रहे हैं। जरा शांत हो जाए तो मैं बोलूं, बहुत आवाज बहुत। आप सभी से निवेदन है, प्लीज नेता का भाषण तो सुनिए। आप लोग हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह है कि आप लोग शांति बनाएं। डलमऊ के यहाँ सब अनुशासित लोग हैं, हम समझते हैं कि आप सभी उत्साह में हैं। मुझे वो वाला इस तो बहनें बहुत समय से इंतजार कर रही हैं, थक गई, गर्मी बहुत है। भाई और बहनों, चुनाव का समय है। इस चुनाव में मेरे बड़े भाई राहुल जी आपके प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से। माता जी ने 20 सालों से आपकी सेवा की। आप सब खुद जानते हैं कि यहाँ क्षेत्र की तरक्की उनके कार्यकाल में कितनी हुई। यहाँ पे बड़े बड़े कारखाने जैसे रेल कोच फैक्ट्री लगी, एनटीपीसी, सेल, तमाम ऐसे बड़े बड़े कारखाने लगे। ठहरूं क्या? ठहरूं? बिठाना है तो बिठाइए पहले। तो फिर आप बंद करिए फिर, हाँ। क्योंकि जब आप बिठाने लगते हैं फिर और आवाज आती है। हाँ ठीक है, देखिए मेरी माताजी 20 सालों से आपकी सांसद रही। 20 सालों के लिए यहाँ जितने भी विकास के कार्य हुए उन्होंने किए। आज मेरे भाई साहब आपके प्रत्याशी बने हैं। वो पहले अमेठी के सांसद होते थे, उन्होंने अमेठी में भी बहुत काम कराए और मेरे पूरे परिवार के कार्यकाल में यहाँ बहुत बड़े बड़े जो विकास के कार्य हुए, आपने खुद ही देखा कि किस तरह से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदली। जैसे लालगंज में जो रेल कोच फैक्ट्री बनी, उससे फिर उस समय लोग कहते थे कि इस फैक्ट्री के बनने से क्या होगा, लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा, लेकिन रोजगार भी मिला और ऊपर से पूरी जो आसपास की का क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। छोटी छोटी दुकानें बनी, अस्पताल बने, तमाम ऐसी चीजें बनी
जिनसे आपका फायदा हुआ। तो देखिए, जो राजनीति आपने यहाँ रायबरेली में देखी है, उसकी एक अलग सभ्यता रही है हमेशा। आप ही ने शुरू कराई, क्योंकि आप यहाँ की जो जनता है बहुत जागरूक जनता है। यहाँ आपने 100 साल पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया। तो एक जागरूकता, एक राजनीतिक चेतना है जो आप में बहुत मजबूत है, हमेशा रही है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपने यहाँ से जो अपने सांसद और आपके बीच में जो रिश्ता बनाया, जो रिश्ता जोड़ा, वो सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, लेकिन प्रेम, आदर, समर्पण का रिश्ता भी रहा है। और उस वजह से जो सांसद रहा है, चाहे बड़ी सी बड़ी इंदिरा जी जैसी हस्ती हो, प्रधानमंत्री रही हो, लेकिन वो सब समझते थे कि आपके प्रति वो जवाबदेही है। मतलब कि आपके लिए काम करके कर देना है, और अगर काम नहीं करेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे और हो सकता है आप समर्थन ना दें। ये जो नेता में ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सत्ता मिलने से अक्सर ये हो जाता है कि नेताओं में अहंकार बहुत हो जाता है। नेताओं में अहंकार हो जाता है तो काम नहीं करते, वो जनता के बीच आते नहीं है, जनता की समस्याओं को सुनते नहीं है, सुलझाने की कोशिश नहीं करते। तो आपने जो यहाँ पे सभ्यता स्थापित की राजनीतिक, उसमें ये था कि चाहे बड़े से बड़े प्रधानमंत्री हो, वो आपके लिए काम करके दिखाएंगे और काम के आधार पर ही आपसे वोट मांगेंगे। आपने तो एक बार इंदिरा जी को भी हरा दिया। आपको उनकी नीति पसंद नहीं आई, आपको लगा कि आपके लिए सही नीति नहीं है, तो आपने चुनाव हरा दिया। इंदिरा जी नाराज नहीं हुई, उन्होंने आत्मचिंतन किया, उन्होंने अपनी सोचा कि मैंने क्या गलती की है, और फिर 3 साल बाद आपके सामने जब फिर से आई आत्मचिंतन करके, तो आपने उनको फिर से जिता दिया। तो ये बात समझनी जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि भारत लोकतंत्र है, तो इसका मतलब क्या है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जो भी नेता बने, जितना भी बड़ा बने, वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है और जनता पर निर्भर है कि वो सत्ता में रहेगा कि नहीं। अब 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है कि नहीं। अब आप मुझे बताइए, इन 10 सालों में आपके जीवन में क्या तरक्की आई है? 45 सालों में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। आज ये परिस्थिति है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ भी, तब भी इनको रोजगार मिलना मुश्किल है। और आप मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। किसान खेती में मेहनत करता है किस लिए? अपने बच्चों को बड़ा करके, उनको मजबूत बना के, उनको रोजगार दिलवाने के लिए। लेकिन आज देश में परिस्थिति यह है कि रोजगार कहीं से नहीं बन रहे हैं। जितनी भी मोदी जी की नीतियां हैं, वो सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। तो समझने वाली बात यह है कि 10 सालों में रोजगार नहीं बने। 10 सालों में जो किसान खेती करता है, उससे कमाई उसकी कम होती गई। खेती के सारे सामानों पे टैक्स डाल दिया, जीएसटी टैक्स देते हैं आप। ऊपर से आवारा पशुओं का आतंक, जिसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया है सरकार ने। तो आपकी खेती से कमाई भी नहीं हो रही है। एक जमाने में खेती से रोजगार मिलते थे, आज वो भी नहीं हो रहा है। तो खेती से कमाई नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और यहाँ मेरी सारी बहनें बैठी हैं, आप बताएंगी कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। आज आप अगर कुछ खरीदने जाएं दुकान, तो आधी चीजें छोड़ के आ जाती हैं। सोचती है कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, अभी जो जरूरी है वही लेंगे। सही है कि नहीं? घर पे किसी चीज की जरूरत होती है, बच्चे का इलाज करना है, बीमार पड़ गया, उसकी फीस भरनी है, उसके लिए वर्दी खरीदनी है, कोई त्योहार है,
और त्योहार के लिए कुछ नया खरीदना चाहती हैं या मेहमान आएंगे उनके लिए भोजन पकाना है, सारी चीजें महंगी हो गई हैं। ये जितने भी साधारण कार्य हैं घर के, उनको आप उनके बारे में जब आप सोचती हैं कि मेहमान आ रहे हैं, त्योहार है, तो घबराहट होती है कि कैसे करेंगे। नई धोती खरीदनी है, घर में कुछ टूट गया है उसकी मरम्मत करनी है, छत से पानी आ रहा है छत की मरम्मत करनी है। घबराहट होती है कि कहते कि छोड़ ही देते हैं, बाद में देखेंगे, अभी जो इंतजाम है कर लेंगे। तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि चाहे कितने भी परिवार के सदस्य कमा रहे हैं, पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो आप अपने जीवन में आप क्या देख रहे हैं? भविष्य में क्या दिखता है? क्या ये दिखता है कि उज्जवल भविष्य है? मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके सामने जब भी मंच पे आते हैं तो आपकी बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, महंगाई शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। वो बात करेंगे धर्म की, वो आपको कह देंगे कि कांग्रेस पार्टी धर्म के विरोधी है। अरे हम धर्म के विरोधी कैसे बन सकते हैं? हमारी तो पूरी पार्टी की नींव महात्मा गांधी जी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने पूरा स्वतंत्रता संग्राम जो था, पूरा आंदोलन भगवत गीता की सीख पे किया, सत्य के आधार पर किया, अहिंसा के आधार पर किया। इससे बड़ी कोई धार्मिक परंपरा किसी भी पार्टी की है ही नहीं इस देश में। महात्मा गांधी जी को जब गोली मारी तो मरते दम पे उन्होंने क्या कहा? कौन बोलेगा? हे राम, हे राम, हे राम बोला मरते हुए। इतने धार्मिक व्यक्ति थे। हमारी पूरी पार्टी का नींव वही है। हम जो भी काम करते हैं सत्य के आधार पर करने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी से आपकी सेवा करते हैं। इससे बड़ा धर्म क्या होता है नेता का? यही तो धर्म होता है नेता का। ये लोग कहते हैं कि हम धर्म के खिलाफ हैं। हमारी जहां सरकार थी छत्तीसगढ़ में, वहां यही आवारा पशु की समस्या थी। यहां ये लोग कहते हैं कि ये धर्म को बड़ा मानते हैं, गौ माता की बात करते हैं। यहां की गौशालाएं देखी हैं? मैंने देखी है। चारा नहीं है, पानी नहीं है, छत नहीं है, छप्पर तक नहीं है। सारी गाय धूप में लेट के मर रही हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं जहां कुत्ते खा रहे हैं उनके घाव। 40-50 गाय मर गई हैं, उनको बुलडोजर से दफनाया जा रहा है। ये 2 साल पहले का वीडियो है, मैंने देखे हैं ये सारे वीडियो। मैं गई भी थी उस समय गौशालाओं में देखने के लिए कि क्या हालात है। आप कहते हैं आप धार्मिक हैं, यहां आवारा पशु हर जगह घूम रहा है, गौशालाओं में ये हालत बना रखी है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, यही समस्या मैं बताती हूं कैसे हल की। गौशालाओं को मजबूत कर दिया, महिलाओं को गौशालाओं में रोजगार दिया। जो दूध मिल रहा था उससे महिलाओं को सिखाया कि किस तरह से खोया बनाना है, दही बनानी है, मिठाई बनानी, पनीर, सब कुछ, कि किस तरह से उसको बेचा जा सकता है। महिलाओं ने बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाई। स्वयं सेवा समूह को जोड़ दिया गौशालाओं से। सरकार ने ये कहा कि हम, सुन लीजिए, सरकार ने ये कहा कि हम गोबर खरीदेंगे। गोबर खरीदी प्रति किलो के हिसाब से। जनता ने सोचा कि अगर सरकार गोबर खरीद रही है, हम आवारा पशु एक आध रख लेते हैं घर में, हमारी आमदनी हो जाएगी। हो गई तो समस्या हल हो गई, क्योंकि नीति सही थी। अब ये लोग धार्मिक काम करते नहीं हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आपके घरों में आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, दुर्दुरिया करने आते हैं आपके घर। आपको कहते हैं कि भगवान के नाम वचन दे दो कि भाजपा में वोट डालोगे, कमल पे दबाओगे बटन। अब कौन से भगवान आपको बता रहे हैं कि इस राजनीतिक पार्टी में चले जाओ या उस राजनीतिक पार्टी को अपना वोट दे दो? ऐसी बात कभी भगवान करते हैं? हजारों सालों से हमारी पूरी धार्मिक परंपरा क्या रही है?
सारे भगवानों ने, संतों ने, गुरुओं ने, महात्माओं ने एक ही बात कही है, सत्य के आधार पर अपना जीवन जियो, अपनी सच्चाई को देखकर अपना जीवन जियो, ईमानदारी से काम करो, प्यार और प्रेम से सबके साथ व्यवहार करो। यही कहते हैं सारे भगवान, यही माताएं अपने बच्चों को सिखाती हैं, क्योंकि यही माताओं को सिखाया गया है सदियों से, हजारों सालों से। यही हमारी धार्मिक परंपरा है। कोई भगवान तो आपको कभी नहीं कहे हैं कि इसको वोट दो या उसको वोट दो। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती आपकी नेता रही, आपकी सांसद रही, वो आपके पास आती थी वोट मांगने के लिए तो अपने काम के आधार पर मांगती थी। बहुत धार्मिक थी वो, बहुत धार्मिक थी। रोज सुबह उठकर पूजा करती थी, हर मंदिर में गई, हर तीर्थ स्थान में गई, धर्म का बहुत आदर करती थी, लेकिन धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं मांगती थी। तो आपको सावधान होना पड़ेगा। आज आप देखिए, एक तरफ धर्म की बातें, दूसरी तरफ क्या प्रत्याशी आपके सामने आए हैं भाजपा से। क्या है उनका काम? सुबह से शाम तक सिर्फ जनता को प्रताड़ित करना, जमीनें हड़पना, कोटेदारों प्रधानों को धमकाना, डराना, यही काम है। और उनके 5 भाई यही कर रहे हैं पूरे क्षेत्र भर में, आतंक फैला रखा है। जहां देखिए, जो पंचायत राज का मेरे पिताजी लाए थे देश में, सोच क्या थी सुन लीजिए। उनकी सोच ये थी कि जो पैसा आता है सरकार से वो सीधा गांव में जाना चाहिए, क्योंकि गांव में प्रधान को तय करना चाहिए कि उसको विकास के लिए कौन से कार्य करने हैं। ये स्वतंत्रता प्रधान को होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। उस समय मुझे याद है, मैं बच्ची थी, पिताजी के बहुत आलोचक थे। उन्होंने कहा था कि ये बहुत गलत है, अगर सीधा डायरेक्ट भेज दोगे पैसे तो फिर केंद्र निगरानी कैसे रखेगा, और अगर पैसे गांव में चले गए तो फिर गांव में भ्रष्टाचार होगा। और मुझे याद है मेरे पिताजी ने कहा था, जो गांव के लिए कार्य होने चाहिए वो गांव के लोग गांव के प्रधान के साथ तय करें क्या कार्य होना चाहिए, और अगर गांव में भ्रष्टाचार होगा तो कम से कम गांव वालों को मालूम होगा कि यही है प्रधान जो भ्रष्ट है, और वो खुद ही निपटा लेंगे उसको। तो ये सोच थी। क्या सोच थी? कि लोकतंत्र जो है वो मजबूत होगा अगर गांव मजबूत होगा। तो हमारी सारी नीतियां ऐसी ही बनी। मनरेगा आया, कांग्रेस की सरकार थी, आपको सुविधा मिली उससे। जब हमारी सरकार केंद्र में थी तो उसमें बहुत पैसे डाले थे, आपको समय पे आपका पैसा मिलता था। आज आप मनरेगा के काम में कर रहे हैं, आपको पैसा नहीं मिलता। मोदी जी मनरेगा को बंद करना चाह रहे थे। मोदी जी चाह रहे थे कि मनरेगा बंद हो जाए, इसके बारे में उन्होंने भाषण दिया। फिर उनको पता चला कि मनरेगा बंद कर देंगे तो बहुत विरोध हो जाएगा, जनता नाराज हो जाएगी। तो उन्होंने आस्ते आस्ते इसको कमजोर करने का काम किया है, क्योंकि भाजपा के जितने भी नेता हैं उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से एकदम विपरीत है। ये प्रताड़ित क्यों करते हैं प्रधानों को, कोटेदारों को, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं? क्योंकि ये चाहते कि सारे निर्णय खुद ही करें, और इन्हीं की तरह मोदी जी केंद्र में चाहते कि सारे निर्णय सिर्फ मोदी जी ही करें। इससे क्या हुआ है मैं आपको बताती हूं। मोदी जी ने निर्णय किया कि 16 लाख करोड़ रुपए वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ कर देंगे। मोदी जी ने निर्णय लिया कि देश की जो सारी संपत्ति है, देश का कोयला, सारे खदान, देश की बिजली, देश का पावर, देश की बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका, देश के बड़े बड़े सरकारी कारखानों के जो सब्सिडरी, कोयला, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सारे के सारे बड़े खरबपतियों को देने हैं। ये निर्णय मोदी जी ने लिया। क्या हुआ? ये हुआ कि देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को मिल चुकी है, और जो देश का गरीब है, देश का मिडिल क्लास है, देश का आम आदमी है,
वो पछता रहा है, क्योंकि रोजगार कहां से आते थे? इन बड़े बड़े कारखानों से। सब कहते थे हमें सरकारी रोजगार चाहिए, स्थायी रोजगार चाहिए, पेंशन भी अच्छा मिलेगा। आज आपको पुराना पेंशन नहीं मिलता, आपको स्थायी क्या रोजगार ही नहीं मिलता। बड़ी बड़ी कंपनियां अगर खरबपति की हो जाती है तो आस्ते आस्ते जब निजी हो जाती है आरक्षण भी नहीं मिलता। वो तय करेंगे कि आपको कितना वेतन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। उनको जब निकालना है निकाल देंगे। तो ये एकदम अलग तरह की प्रथा शुरू हुई हमारे देश में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब निर्णय सारे एक जना करता है तो नुकसान जनता का होता है। अब मोदी जी की सरकार में आपने देखा होगा महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, किसी भी समस्या को हल करने का प्रयास नहीं हुआ। ऊपर से जब आपके सामने आते हैं तो सिर्फ इधर उधर की बातें, ध्यान भटकाने वाली बातें करते हैं। आजकल तो उन्होंने इतना कर दिया है कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा पद है उनका, उस पद की गरिमा को भी भूल गए हैं। आपके सामने आकर क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी के नेता एक्सरे मशीन लाके आपके घरों में आके आपके गहने चुराएंगे। कह रहे हैं कि अगर आपके 2 घर हैं तो एक चुरा लेंगे, अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो एक ले जाएंगे, आपकी 2 भैंसे हैं तो एक भैंस चुरा लेंगे। तो मैं तो कहती हूं मैं आ गई हूं, मैं कांग्रेस की नेता हूं, आ गई हूं आज डलमऊ, संभाल लेना अपनी भैंसे, कहीं चुरा ना लूं। ये अलग बात है कि मेरे से तो हिलेगी भी नहीं भैंस। तो अब ये स्तर हो गया है बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री पद का ये स्तर हो गया है कि रोज सुबह से शाम तक पिछले 3 महीनों से तो ये पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी भाषण देते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान कहते हैं। और कल ये आए टीवी पे और कहने लगे कि मैंने ऐसे कब कहा? मतलब पूरा देश देख रहा है, आप रोज रोज कह रहे हो और अचानक एक दिन सुबह उठे कि मैंने ऐसे कब कहा? अगर मैं ऐसा कहता तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। तो हो सकता है फिर हम नहीं समझे कि आप नालायक हैं। हो सकता है कि आप समझ गए हैं कि आप लायक नहीं रहे इस पद को पे आसीन होने के लिए, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही अपनी बात को गलत कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो है उसको कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि देश के सामने जो मैं कह रहा हूं उस पर मुझे मतलब वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे मैं पीछे ना हटूं। इतना तो होना चाहिए कि सच्चाई बोले, अपनी बात पर अमल करे। ये भी नहीं है। हमें मालूम नहीं कि आज क्या कहेंगे, कल उसका खंडन कर देंगे। आज कहेंगे कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डाल रहे, कल कह देंगे कि वो तो चुनावी जुमला था। अब महीनों से आपको कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, अचानक कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मेरे तो घर के आसपास मुसलमान लोग रहते थे, मैं रोज बिरयानी खाता था। तो आप तो चौंक ही गए होंगे, हम विपक्ष के नेता चौंक गए हैं कि ये क्या हो रहा है, कि उनको या तो अपनी बातें याद नहीं है जो कल परसों कर रहे थे। तो ये परिस्थितियां बन रही है देश में कि देश का जो सबसे बड़ा पद है उस पर जो आसीन है प्रधानमंत्री, अपनी बात यूं बदल रहे हैं गिरगिट की तरह, जैसे गिरगिट रंग बदलती है, कि आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या जाने क्या नहीं जाने, किस पर विश्वास करें किस पर विश्वास नहीं करें। तो देखिए, देश के लिए हम लोग हंस सकते हैं, हम हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं भैंस चुराएंगे, कल को कह देंगे कि हमने ये भी नहीं कहा। हम हंस रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत गंभीर बात है भाई और बहनों। प्रधानमंत्री के हाथ में देश की पूरी बागडोर है, प्रधानमंत्री के हाथों में देश की सुरक्षा है, प्रधानमंत्री के हाथों में आपका भविष्य है। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी,
जो कहती थी वो करती थी। अगर कुछ ऐसा काम था जो नहीं हो सकता था, आपने कह दिया कि यहां से सड़क बना दीजिए, और इंदिरा जी को लगा नहीं यहां नहीं बन सकती लेकिन वहां बन सकती है, तो वो आपको बता देती कि देखो बहन ये काम यहां नहीं हो सकता, जो हो सकता है वो करूंगी। सच तो बोलती थी, इतना तो भरोसा था। जनता कह सकती थी कि मुझे इतना तो भरोसा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं हमें सच बोलेंगे। आज तो इतना भी भरोसा नहीं है। आपको कैसे कैसे वादे कर दिए, एक वादा पूरा नहीं किया। वहां 16 लाख करोड़ रुपए बड़े खरबपतियों के माफ हो रहे हैं, यहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहा है, 50,000 रुपए नहीं कर्ज चुका पा रहा है। मैं गई हूं किसानों के घर, ललितपुर में 2 किसानों की मृत्यु हुई थी, आत्महत्या की थी उन्होंने। मैं उनके घर गई, बहनें मैं बता नहीं सकती कि कितना दुख लगा। छोटी छोटी बेटियां थी, एक की शादी हो गई थी, बहुत जवान थी, शादी हो गई थी, दूसरी अभी शादीशुदा नहीं थी, घर पे थी। ऐसे फूट फूट के रो रही थी कि मालूम नहीं अब आगे हम क्या करेंगे। पिताजी ने कर्ज लिया था, कर्ज चुका नहीं पाए। खाद के वितरण केंद्र में गए थे, सरकारी खाद मिल नहीं रही थी, प्राइवेट में चले गए। तबीयत ठीक नहीं थी, धूप बहुत थी, और खड़े रहे 2 दिनों के लिए, वापस ही नहीं आई। उनकी बेटी ने मुझे बताया कि मैं गई, पिताजी से कहा पिताजी घर आ जाओ, पानी पी लो, खाना खा लो, कुछ नहीं। पानी लेके गई वहां पिताजी के लिए, वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे कतार, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कहीं मैं घर चले गया और उस समय वितरण हो गया खाद का, मुझे खाद नहीं मिलेगी और फिर मैं और भी संकट में पड़ जाऊंगा। वहीं पे उसी कतार में गिरकर मर गए। और दूसरे किसान ने आत्महत्या की क्योंकि लाख रुपए का कर्ज लिया था, 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था और चुका नहीं पाए। वहां 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज आप माफ कर रहे हैं बड़े खरबपतियों के। बड़े खरबपति कर्ज क्यों लेते हैं? पहले से खरबपति हैं, कर्ज क्यों लेते हैं? कि जो हजारों करोड़ का उनका बिजनेस है उनमें थोड़े 1000 करोड़ और जुड़ जाएं, उनका बिजनेस बड़ा हो जाए। किसान कर्ज क्यों लेता है? किसान अपनी बेटी की शादी होता है तब कर्ज लेता है। किसान तब कर्ज लेता है जब उपज का दाम नहीं मिला, नुकसान हो गया है खेत में और फिर से उपज उगानी है और पैसे नहीं बचे। किसान तब कर्ज लेता है जब बच्चे को पढ़ाना है, ट्यूशन की फीस देनी है और बच्चे के भविष्य को मजबूत करना है। किसान तभी कर्ज लेता है जब जीने मरने की बात होती है, तब कर्ज लेता है। और आप किसान का 1 पैसा माफ नहीं कर रहे हैं। पूरे देश भर के किसानों ने आंदोलन किया कुछ सालों पहले। मोदी जी ने अपने घर से ही नहीं निकले, कोई सुनवाई नहीं थी। 600 किसान शहीद हो गए। इनके मंत्री के बेटे ने जीप के नीचे 6 किसान कुचल दिए। यहां लखीमपुर खीरी में, आपके यूपी में क्या किया इन्होंने? क्या किया? कुछ नहीं किया और उस मंत्री को मजबूत बना दिया। हाँ, अजय मिश्रा टेनी, मैं गई थी, वहां भी गई थी। मैं वहां गई उनके परिवारों से मिलने के लिए, क्योंकि इंदिरा जी ने क्या सिखाया हमें, जहां दुख है वहां जाओ। मैं वहां गई, मुझे पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जिसने जीप के नीचे किसानों को कुचला। मुझे गिरफ्तार किया कि मैं न जा पाऊं परिवारों से मिलने। टिकट मिल गया, दोबारा देखो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हालात हैं देश के। ऊपर से आप टीवी चलाते हैं, आपको बहुत सुंदर सपने दिखाए जाते हैं कि भाई जितना काम कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया था उतना मोदी जी ने 10 सालों में कर लिया है। देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है। मोदी जी बड़े बड़े सेठों के बीच दिखते हैं, बड़े बड़े महलों में दिखते हैं, साफ सुथरे कपड़े, एक ये जैसे ये पसीने बहा रही हूं मैं, एक पसीने की बूंद नहीं है। हंस रही हो? मैं कहती हूँ कि इनका तो इतना चेहरा चमक रहा है कि हम महिलाओं को बता दे कौन सी क्रीम लगा रहे हैं।
हम भी लगाए, कभी बीच आते ही नहीं है, कभी जनता के बीच देखा है उनको। आप यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो, मुझे पकड़ते हो, छूते हो, नमस्ते करते हो, दरख्वास्त देते हो, कभी मौका मिला है? वो आते हैं तो यूं यूं हाथ हिलाते हैं गाड़ी जीप के ऊपर खड़े होकर, और जनता वहां है, बीच में यहां से वहां तक सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस वाले हैं। जनता इतनी दूर से यूं यूं हाथ हिला रही है, मोदी जी इधर से दूर से हाथ हिला रहे हैं कि भाई जनता मुझे बहुत प्यार कर रही है। लेकिन आज जनता जागरूक हो गई है, जाग गई है। आज जनता कह रही है मुझे वो वाला नेता चाहिए जो 4000 किलोमीटर पैदल चल के मेरे बीच आता है। आज जनता कह रही है मुझे वो वाला नेता चाहिए जो अपना खून पसीना बहाएगा मेरे लिए, जो दिन रात काम करेगा मेरे लिए। आज जनता कह रही है, आज जनता कह रही है बहुत हो गया, बहुत चुनाव लड़ लिए हमने आपकी बातों पे, अब हम चुनाव लड़ेंगे अपनी बात पे। आज जनता कह रही है मोदी जी मुद्दे पे आइए। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं? मेरी बेरोजगारी है। जनता कह रही है मुद्दे ये हैं, मेरी बेरोजगारी, मेरा बेटा जिसको मैं पढ़ा रही हूं और पढ़ाने के बावजूद हर रोज सुबह उठ के नौकरी ढूंढ रहा है। सच्चाई क्या है आज देश की? जनता बता रही है मोदी जी को। जनता कह रही है मोदी जी ये चुनाव मेरी बातों पे लड़ो, किसान को मजबूत बनाओ, किसान कमा नहीं पा रहा है उसको राहत दो, बहनें कुछ खरीद नहीं पा रही हैं इनको राहत दो। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे लिए ऐसी नीतियां लाता है जिससे देश की संपत्ति वापस हमारे हाथों में आए। अब मेरे भाई राहुल गांधी जी वही नेता हैं जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, उसके बाद मणिपुर से मुंबई यात्रा की, सिर्फ आपके बीच आने के लिए, आपसे मिलने के लिए और समझने के लिए कि क्या है ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं कि आपके साथ इतना अन्याय हुआ है 10 सालों में, इस अन्याय को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है। तो जब वापस आए इस यात्रा से तो एक न्याय पत्र निकाला, हम सब जितने भी कांग्रेस के नेता थे उनको बिठाया, बोला कि हम ऐसी नीतियां लाएंगे जिनसे जनता मजबूत होगी, जनता के हाथों में देश की संपत्ति जाएगी, और जो भी हम कहेंगे वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे जनता का लाभ हो, और वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो हम कर पाएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो हम नहीं कर सकते। तो फिर सब नेता बैठे और एक न्याय पत्र हमने जारी किया। उस न्याय पत्र में हमने क्या क्या लिखा है सुन लीजिए। राजस्थान में हमारी सरकार थी, 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा मिल रहा था, हमारी सरकार का कार्यक्रम था। बहनें जितना भी इलाज कराना चाहो 25 लाख रुपए तक वो मुफ्त हो जाता है, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता। राजस्थान में हमने किया, लोग हार्ट का ऑपरेशन कर रहे थे, एक पैसा नहीं दिया, कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा था, एक पैसा नहीं देना पड़ा। सिर्फ जो पहचान पत्र बनाने के लिए जो 100-200 रुपए होते वही देने पड़े। मैं मिली हूं ऐसे लोगों से। हमारी सरकार ने ये कार्यक्रम करके दिखाया। अब हमारे न्याय पत्र में लिखा है कि पूरे देश भर में ये कार्यक्रम लागू करेंगे, ये बीमा लागू होगी, मतलब हर गरीब परिवार के लिए 25 लाख तक मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। फिर छत्तीसगढ़ की सरकार की मैंने बात की। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकारें आई थी तब हमने किसानों का कर्ज माफ किया था, बड़े बड़े खरबपतियों का नहीं, किसानों का किया था। और जैसी सरकार आई 24 घंटों के अंदर अंदर माफ होना शुरू किया। तो हमारे न्याय पत्र में ये लिखा है कि कर्ज माफी का एक स्थायी आयोग बनाएंगे हम किसानों के लिए। मतलब जब जब आप कर्ज में होंगे, आपको संकट होगा,
आप उस आयोग में जाकर राहत आपको मिल सकेगी। किसानों के लिए आज जो भी सामान है, मैंने आपसे पहले बोला कि जीएसटी लगती है, इसलिए महंगे हैं। हमारे न्याय पत्र में हमने ये आपको गारंटी दी है कि हमारी सरकार आते ही सारे खेती के सामानों से जीएसटी हम हटा देंगे, मतलब सारे सस्ते हो जाएंगे। आज आपको मुआवजा नहीं मिलता, भुगतान नहीं मिलता। आपके भुगतान के लिए हम कानून लाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान मिलना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता आपको, हम कानून बनाएंगे कि किसान का अधिकार बन जाएगा। कोई भी सरकार आए हमारे बाद, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना ही पड़ेगा, ये कानून होगा। बहनें, आज आपको 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं? अब एक बात, मोदी जी बहुत कहते हैं ना कि बहुत एहसान किया है आप पे, कहते हैं ना, हाँ? अपनी फोटो चिपका दिए हैं बोरे पे, फोटो देखती हैं आप, चिपका दिए ना। आपको मालूम है ये कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है। ये अधिकार कांग्रेस ने दिया था, संविधान में लिखवा दिया था कि एक कानूनी अधिकार है गरीब परिवारों का, भोजन का अधिकार कहा था इसको, राइट टू फूड। पढ़े लिखे हैं मेरे भाई यहाँ। इसीलिए जो भी सरकार आती है उसकी मजबूरी है कि आपको राशन दे। ये मोदी जी कुछ अपने दिमाग से नहीं कर रहे हैं, ये पहली की स्कीम है। अपनी फोटो चिपका के इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। आप जानती हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी जब सरकार थी, हम 35 किलो दे रहे थे। भाजपा की सरकार आई, उसको 5 किलो कर दिया 6 महीनों के अंदर अंदर। आज हम कह रहे हैं आपको 10 किलो राशन देंगे हम। आपने रोजगार की बात की, शिक्षित हो तो राहुल जी ने यह तय किया है, हमारे न्याय पत्र में लिखा है, ये गारंटी है कि स्नातक पास बच्चों के लिए सरकार को पहली नौकरी देनी पड़ेगी और 1 लाख रुपए सालाना न्यूनतम आप कमाएंगे। 5,000 करोड़ की राशि सिर्फ इसलिए रखी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा कि जो नौजवान अपना छोटा कारोबार, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके लिए सुविधा हो। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून बनेगा, जिससे जो पेपर लीक में बदमाशी करेगा, जो पेपर लीक करेगा, जो घोटाला करेगा पेपरों के साथ, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज शिक्षा पर जीएसटी ठीक हटाना चाहिए, ठीक, मैं भैया से बात करूंगी। लेकिन एक बात है, जो आप फॉर्म लेते हैं ना, जो शिक्षा क्या नाम है, एग्जाम की फीस भरते हो आप, वो हम माफ कर रहे हैं, वो नहीं होगी। ये लिखा है कि जो फीस है वो माफ कर रहे हैं, और अगर आपने शिक्षा के लिए कर्ज लिया तो कर्ज भी माफ करेंगे। ये है। अरे अब मुझे पूरा बोलने दो। और श्रमिकों के लिए, श्रमिकों का आज शोषण बहुत होता है। जो ठेकेदार जो देना चाहता है दे देता है। हम तय करेंगे, कानून बनेगा, 400 रुपए से कम दिहाड़ी कोई नहीं दे सकता। आज गांव में मनरेगा है, गांव में आपका मनरेगा है, हम मनरेगा को बहुत मजबूत बनाएंगे और शहरों में भी मनरेगा देंगे। तो शहरों में भी 100 दिन का रोजगार आपको कम से कम मिलेगा। अशोक सिंह जी कहाँ गए? अगली मीटिंग में चले। अचानक मैंने देखा गायब हो गए। बिजली के बिल का क्या लिखा है? हमने कुछ लिखा है अपने न्याय पत्र में, मुझे पढ़ना पड़ेगा कि क्या लिखा है, लेकिन इतना बता देती हूं कि जहां हमारी सरकार है आज के दिन, वहां 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो हम आपकी मजबूती के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप मजबूत रहें। ये जो है हमारी सभ्यता है कांग्रेस की,
हमने आप ही से सीखी। यहाँ पंडित नेहरू जी के समय से इंदिरा जी, पंडित जी, सोनिया जी, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता आपके सांसद रहे। पंडित नेहरू जी सांसद नहीं रहे, लेकिन आपके साथ आंदोलन किया यहाँ। तो जो हमारी जो सभ्यता है वो यही स्थापित हुई कि काम करके दिखाना है, काम के नाम पर वोट मांगना है और जनता ही सर्वोपरि रहती है। तो ये हमारी सभ्यता है, यही हमारी विचारधारा है। आप मेरे भाई के हाथ मजबूत करेंगे, उनको भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे। हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम ये सारे काम आपके लिए कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि मिट्टी की तेल तो आजकल आपको मिल ही नहीं रही है और महंगी कितनी हो गई है। ये सब मोदी जी की बदौलत है। चीनी भी बंद हो गई है। तो बदलिए अब सरकार, अब ऐसी सरकार लाइए जो आपके लिए काम करे, जो सच सच बोले। आपको ऐसे नेता लाइए, ऐसे नेता नहीं जो एक दिन कुछ बोले अगले दिन भूल गए कि क्या बोला था। हाँ, अग्निवीर को रद्द करने जा रहे हैं हम। अग्निवीर जैसी खराब स्कीम हमने जिंदगी में नहीं देखी। तमाम नौजवान दौड़ लगाते हैं, परिश्रम करते हैं, किस लिए? किस लिए कि 5 साल नौकरी करेंगे, 4 साल सेना में और घर आके फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो सेना को कमजोर करने का काम भी कर रहे हैं ये। अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने भविष्य के लिए अपना वोट दीजिए। भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताइए।